हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत व्यापक रैखिक समीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हम लोग समीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें दो बहुपदों की समानता को व्यक्त करने वाले गणितीय कथन को समीकरण कहा जाता है, यह हमने जाना है। रैखिक समीकरण क्या होते हैं? ऐसे समीकरण जिनमें बहुपदों की घात एक होती है, उन्हें रैखिक समीकरण कहते हैं, क्योंकि ऐसे बहुपदों का जब भी हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें सदैव एक सरल रेखा मिलती है। इसीलिए ऐसे समीकरण रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब हम व्यापक रैखिक समीकरण के बारे में जानेंगे। व्यापक रैखिक समीकरण में बहुपदों की जगह पर व्यापक बहुपद होते हैं, इसलिए हम उन्हें व्यापक रैखिक समीकरण कहते हैं। व्यापक बहुपद क्या होते हैं, इसके बारे में हमने अध्याय 2 के अंतर्गत जानकारी प्राप्त की है। आप उससे संबंधित वीडियो और फोटोज़ देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आप देख रहे हैं एक चर में व्यापक रैखिक समीकरण किस रूप का होता है। यहाँ लिखा हुआ है ax + b = 0। यहाँ पर ax + b जो बराबर के बाईं ओर है वह एक चर x में व्यापक बहुपद है और 0 शून्य बहुपद है और बीच में समानता का चिन्ह है। यहाँ पर a को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हम अध्याय 2 में अच्छी तरह से जान चुके हैं। अगर हम यहाँ पर a को 0 के बराबर ले लेते हैं तो यह बहुपद जो एक घात का बहुपद है ax + b, यह एक घात का बहुपद नहीं रह जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर यह शर्त लगा देते हैं कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक चर में रैखिक समीकरण के हल की। तो कोई भी रैखिक समीकरण हो, उसमें चर x का वह मान जो रैखिक समीकरण को संतुष्ट करता है, उसे हम रैखिक समीकरण का हल कहते हैं। संतुष्ट करने का क्या मतलब होता है? संतुष्ट करने का मतलब यह होता है कि चर x का वह मान अगर हम उस समीकरण में रख देते हैं या प्रतिस्थापित कर देते हैं तो बाएं पक्ष का मान और दाएं पक्ष का मान बराबर हमें प्राप्त हो जाता है। तब हम कहते हैं कि चर का यह मान रैखिक समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। उस स्थिति में चर का यह मान समीकरण का हल कहलाता है। हमें जितने चर वाले समीकरण दिए रहते हैं उतने ही समीकरण अगर हमें उसके ज्ञात होते हैं तो हम उनके सभी चरों के मान ज्ञात कर सकते हैं और अर्थात हम उन समीकरणों को हल कर सकते हैं। अब हम बात करें दो चर वाले रैखिक समीकरण की। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण वे समीकरण होते हैं जिसमें जो बहुपद होते हैं वो दो चर वाले होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर भी उन बहुपदों की घात एक होनी चाहिए, एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसकी एक उदाहरण लें तो यहाँ पर दिया गया है 2x + 5y + 7 = 0। इसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। अगर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक समीकरण की बात करें तो दो चर वाले व्यापक रैखिक समीकरण के अंतर्गत हम
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 ले सकते हैं, जहां हमें यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और बी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इन दोनों ही शर्तों को मिला करके अगर हम एक शर्त के रूप में लिखना चाहें तो उसे हम लिखते हैं ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बराबर नहीं है 0 के। कहने का मतलब ये है कि या तो हम ये लिखें कि ए 0 के बराबर नहीं है और बी 0 के बराबर नहीं है, या तो ये शर्त लिखें, या फिर केवल हम इतना लिख दें कि ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बराबर नहीं है 0 के। इस स्थिति में, और यहाँ पर यह भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो ए बी सी आए हैं ये वास्तविक संख्याएं होती हैं और एक्स और वाई यहाँ पर दोनों चर हैं। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की हम बात करें, जिन्हें हम युगपत समीकरण भी कहते हैं। यह हम जानेंगे कि युगपत समीकरण किन्हें क्यों कहते हैं, आगे जानेंगे। और यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप दिया गया है। आप देखें तो उसे हम इस रूप में ले सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, जहाँ a1 स्क्वायर धन b1 स्क्वायर बराबर नहीं है 0 के। और दूसरा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0, जहाँ a2 का वर्ग धन b2 का वर्ग बराबर नहीं है 0 के। यहाँ पर युग्म शब्द का प्रयोग होता है। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, इसलिए यहाँ पर हम समीकरणों का एक जोड़ा लेते हैं, इसीलिए युग्म शब्द का प्रयोग किया गया है। बाकी रैखिक शब्द क्यों आया है, समीकरण क्या होता है, ये सब आप जान चुके हैं। युगपत समीकरण क्यों कहते हैं, इसे हम आगे जानेंगे। तो यहाँ पर भी आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि x और y यहाँ पर चर के रूप में हैं और a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये इस समीकरण में x के गुणांक और y के गुणांक हैं, और c1 और c2 को हम अचर पद कहते हैं। तो इस प्रकार ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। a1 a2 b1 b2 c1 व c2 वास्तविक संख्याएं होती हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।